दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का नाम है होस्टेज, जो अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। इसमें हम देखेंगे कि देश की सेवा करने का सपना लेकर एक काबिल औरत देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि ये काम इतना आसान भी नहीं है जितना वो सोच रही थी। उसके सामने कई बड़ी बड़ी मुश्किलें आती है, जैसे देश में स्वास्थ्य का संकट, दवाइयों की कमी और जनता का आक्रोश। और ऊपर से उसकी लाइफ में एक ऐसी घटना घट जाती है जो उसके दिमाग की मां बहन कर देती है। अब वो देश को संभालेगी या खुद को, यही हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। कहानी इंटरेस्टिंग है, सो एंड तक बने रहना। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम एबिगेल नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने पति एलेक्स से कहती है कि मैं देश की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई तो मीडिया वाले हर वक्त मेरी बेटी का पीछा करके उसकी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। इसी डर से मैं इलेक्शन नहीं लड़ पा रही। फिर एलेक्स कहता है, प्राइम मिनिस्टर बनना तुम्हारा सपना है, तुम इससे पूरी दुनिया को बदल सकती हो, हमारे देश के लोगों की हेल्प करके देश को और बेहतर बना सकती हो, तुम्हें आने वाला इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए। अब इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि एबिगेल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। हर कोई डाउनिंग स्ट्रीट में उसका ताली बजाकर स्वागत करता है। दरअसल डाउनिंग स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जहां पर राज्य के प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स उनको रहने के लिए घर दिया जाता है, जहां वो लोग हमेशा हाई सिक्योरिटी की निगरानी में रहते हैं ताकि उनकी जान को कोई भी खतरा ना हो। अब कहानी और 8 महीने आगे जाती है, जहां पार्लियामेंट के अंदर राज्य के मामलों को लेकर लड़ाई चल रही थी। ओलिवर नाम का एक आदमी तेज आवाज में पार्लियामेंट के अंदर कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने 8 महीने पहले हमसे वादा किया था कि वो नेशनल सिक्योरिटी सर्विस और सोशल केयर सिस्टम को दवाइयों की सप्लाई बढ़ाकर देश को बेहतर बनाएंगी। उन्होंने कहा था कि वो ऐसा करने के लिए राज्य की मिलिट्री का बजट कम करेगी, लेकिन उनके इस फैसले से सब कुछ उल्टा हो गया। बजट कम होने की वजह से मिलिट्री काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, और बात रही अच्छी दवाइयों की, तो उनका भी इंतजाम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से राज्य के लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी इस गलती के लिए लोगों से माफी मांगे। उस समय एबिगेल चुपचाप बैठी ये सारी बातें सुन रही थी। अगले सीन में हम फ्रेंच गुयाना नाम की एक जगह पर एबिगेल के पति एलेक्स और उसकी पूरी मेडिकल टीम को देखते हैं। एलेक्स वहां पर रहने वाले गरीब गांव वालों का फ्री में हेल्थ चेकअप करने के लिए आया था। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में अभी भी ओलिवर एबिगेल के खिलाफ ही बोल रहा था। वो कहता है कि जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें फ्रांस से हाथ फैलाकर भीख मांगनी होगी। मैं चाहता हूं कि आज फ्रांस के प्रेसिडेंट से होने वाली मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर हमें कमजोर ना दिखाए। फिर एबिगेल खड़ी होकर जवाब देती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। दूसरी तरफ एलेक्स की टीम जब गांव वालों को मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही थी, तो वहां 2 गाड़ियां आकर रुकती है, जिनके अंदर से काफी सारे टेररिस्ट निकलते हैं। वो लोग एलेक्स के साथ उसकी पूरी टीम को किडनैप करके ले जाते हैं। अब ये लोग कौन थे और इन्होंने एलेक्स को क्यों किडनैप किया, इसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ एबिगेल की फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग चल रही थी, जिनका नाम वेन था। फिर एबिगेल वेन से कहती है कि मैं चाहती हूँ फ्रांस गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ सर्विस को कैंसर और उसके जैसी कई सारी बीमारियों की दवाइयां सप्लाई करे, क्योंकि इस वक्त ब्रिटिश को उनकी बहुत जरूरत है। दवाइयों के बदले में फ्रांस से आए हुए बहुत सारे रिफ्यूजीज को अपने राज्य में सही मेडिकल ट्रीटमेंट दूंगी। दरअसल रिफ्यूजीज वो लोग होते हैं जो युद्ध और या फिर किसी हिंसा के कारण अपने देश की इजाजत के बिना किसी दूसरे देश के अंदर घुस जाते हैं। एबिगेल की बात सुनकर वेन जवाब देती है कि ब्रिटिश राज्य के बॉर्डर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो लोग तुम्हारे यहाँ खुद आए हैं। मैं तुम्हें मेडिकल सप्लाई तभी दूंगी जब तुम मेरी बात मानोगी। मैं चाहती हूँ कि फ्रांस देश की मिलिट्री का कुछ हिस्सा यूनाइटेड किंगडम के बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाए, ताकि वो लोग वहाँ की सिक्योरिटी को संभाले। एबिगेल कहती है कि मैं ब्रिटिश राज्य की जमीन पर फ्रांस की मिलिट्री को कदम नहीं रखने दूंगी। तभी मीटिंग में हो रही गर्मा गर्मी को देखकर एबिगेल का पर्सनल असिस्टेंट, जिसका नाम कॉफी है, कहता है कि आप लोग लंच कर लीजिए, बाकी मीटिंग हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे। फिर कुछ देर बाद एबिगेल अपनी बेटी सेल्वी के कमरे में आकर उसे डांटती है, क्योंकि वो पढ़ाई का बहाना बनाकर अपने दोस्त के साथ दारू पीने के लिए किसी क्लब में चली गई थी। एबिगेल उस पर चिल्लाकर कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम ऐसा कोई भी काम मत किया करो जिससे मीडिया वालों का ध्यान तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाए। फिर सेल्वी एबिगेल से माफी मांगकर इस बात को टाल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम कॉफी को देखते हैं, जिसके पास एक फोन आता है।
उस फोन कॉल के जरिए उसको पता चलता है कि एलेक्स और उसकी पूरी टीम को फ्रांस के एक शहर के अंदर किडनैप कर लिया गया है। फिर वो घबराते हुए एबिगेल के पास आकर कहता है, मैडम आपके पति को किसी ने किडनैप कर लिया है। और ये बात सुनते ही एबिगेल के होश उड़ जाते हैं। फिर वो कॉफी से पूछती है कि क्या किसी ने किडनैप करके पैसे मांगे हैं। कॉफी जवाब देता है, मैडम अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि एलेक्स की किडनैपिंग फ्रांस में हुई थी, इसलिए ब्रिटिश मिलिट्री को वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी। अब एबिगेल सोचती है कि इस मामले में उसे वेन की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपने देश के इलाके में खुद की मिलिट्री तो भेज ही सकती है। फिर कॉफी एबिगेल को कहता है कि मैडम अगर आप उसकी हेल्प लेंगी तो इससे हम और भी ज्यादा कमजोर दिखेंगे। फिर हमें उनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। मेरे हिसाब से आपको कैबिनेट मीटिंग में बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए। फिर एबिगेल कहती है कि मैं कैबिनेट मेंबर्स को ये बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, हम सिर्फ वेन की ही हेल्प लेंगे। तुम अपने कुछ लोगों के अलावा और किसी को भी इस मामले की भनक तक मत लगने देना, क्योंकि अगर एलेक्स की किडनैपिंग वाली बात बाहर आ गई तो बहुत सारे लोग हमारी इस हालत का फायदा उठाएंगे। कॉफी से बात करने के बाद एबिगेल सेल्वी के पास आती है ताकि वो उसे एलेक्स के किडनैपिंग होने वाली बात बता सके। लेकिन वहां आकर एबिगेल को पता चलता है कि सेल्वी के फोन पर एलेक्स का एक वीडियो आया है। फिर वो फौरन सेल्वी का फोन छीन लेती है और अपनी एक एजेंट आयशा को कहती है कि तुम इस फोन को जल्दी से MI6 एजेंसी तक पहुंचाओ और जांच करो कि आखिर ये वीडियो कहां से अपलोड हुई है। सेल्वी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी एबिगेल उसे बताती है कि तुम्हारे पापा को किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें कुछ भी करके बचा लूंगी। फिर एबिगेल एक कंट्रोल रूम में जाती है जहां कुछ ही देर में वेन भी पहुंच जाती है। फिर कॉफी उसे बताता है कि फ्रेंच गुयाना के इलाके में हमारे कुछ डॉक्टर्स की एक टीम को किडनैप कर लिया गया है। फिर एबिगेल उस वीडियो को प्ले करती है जो सेल्वी के फोन पर आई थी। वीडियो प्ले होते ही वो देखती है कि एलेक्स और उसके साथियों को धमकाया जा रहा है। फिर टेररिस्ट का एक लीडर एबिगेल को संदेश देता है कि अगर कल दोपहर 1 बजे तक तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा नहीं दिया तो हम तुम्हारे आदमियों को मार डालेंगे। ये बात सुनने के बाद एबिगेल के होश उड़ जाते हैं। फिर वो वेन को कहती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन नहीं करूंगी, मुझे एलेक्स को वापस लाने के लिए आपकी मिलिट्री की हेल्प चाहिए। लेकिन वेन कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मिलिट्री नहीं दे सकती, लेकिन मैं खुद इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके ये बात पता लगाऊंगी कि तुम्हारा पति इस वक्त कहाँ है, और उसका पता चलते ही मैं फौरन वहां पर अपनी मिलिट्री टीम को भेजकर उसको बचा लूंगी। एबिगेल जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जहां पर एक रिपोर्टर वेन से सवाल करता है कि मैडम हमारे राज्य की प्राइम मिनिस्टर तो खुद ही अपने लोगों की हेल्प नहीं कर पा रही, तो क्या आप हमारी हेल्प करोगी? फिर वेन जवाब देती है कि मैं जानती हूँ आप लोगों को लगता है कि ब्रिटिश और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है और इस रिश्ते को कायम रखने के लिए हम एक दूसरे की हेल्प जरूर करेंगे। फ्रांस का भरोसा जीतने के लिए पहले आपकी प्राइम मिनिस्टर एबिगेल कदम उठा रही है। उन्होंने फ्रांस से आए रिफ्यूजीज को अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट देने का वादा किया है। ये बात सुनते ही एबिगेल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया था। वेन तो बस उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही थी। फिर एबिगेल वेन को अपने घर में ले जाकर पूछती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते आपसे हेल्प मांगी थी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरा फायदा उठाओगी। फिर वेन कहती है ठीक है, तो तुम प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन दे दो, इससे तुम्हारे पति की जान बच जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प लोगी तो तुम्हें वो सारी बातें माननी पड़ेंगी जो मैं चाहती हूँ। वेन की बातों से तो ये लग रहा था कि शायद किडनैपिंग इसी ने करवाई है। अब एबिगेल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वेन की सारी शर्तें मान लेती है। अगले सीन में हम किडनैपर्स को देखते हैं। तभी उनके पास एक मैसेज आता है कि वेन एलेक्स को बचाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन शुरू करने वाली है। अब जिसके पास ये मैसेज आया था ये इंसान कौन है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी थोड़ी देर बाद वेन एक पार्टी में जाती है और वहां अपनी पर्सनल असिस्टेंट एड्रीना से पूछती है कि क्या तुम्हें एलेक्स के बारे में कुछ पता चला? फिर एड्रीना कहती है कि मैडम हमारी टीम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी। तभी पार्टी के अंदर वेन की मुलाकात उसके सौतेले बेटे मैथ्यू से होती है। फिर मैथ्यू अपनी गर्लफ्रेंड सिस्किया को वेन से मिलवाता है। फिर उन लोगों के बीच में जो बातें होती है उनसे हमें पता चलता है कि वेन और मैथ्यू का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। तभी कुछ देर में एबिगेल भी पार्टी के अंदर पहुंच जाती है। फिर कॉफी उसको बताता है कि मैडम हमारे आदमी थॉमस ने एलेक्स की लोकेशन का पता लगा लिया है। फिर कॉफी एबिगेल को एक रूम में लेकर जाता है
और वहां पर उनका एक दूसरा आदमी थॉमस के साथ लाइव वीडियो कनेक्ट करता है। इतने में वेन भी रूम के अंदर पहुंच जाती है। फिर एबिगेल उसको कहती है कि आप अपनी मिलिट्री टीम को फौरन थॉमस की बताई हुई लोकेशन पर भेज दीजिए, किडनैपर उन्हें कहीं और ले जा रहे हैं। फिर वेन का इशारा मिलते ही फ्रांस की मिलिट्री टीम उस लोकेशन के लिए रवाना हो जाती है। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन तभी वेन के पास एक वीडियो आती है जिसमें वो अपने सौतेले बेटे मैथ्यू के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो के नीचे एक मैसेज भी आता है जिसमें लिखा था कि अगर तुमने एबिगेल की हेल्प करी तो हम तुम्हारी ये वीडियो पब्लिक में फैला देंगे, इसलिए तुम फौरन इस रेस्क्यू मिशन को रोक दो और एबिगेल से कहो कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दे। तभी जैसे ही मिलिट्री की टीम एलेक्स को बचाने के लिए लोकेशन पर पहुंचने वाली थी, वैसे ही वेन मिशन को रोक देती है और ये सब देखकर एबिगेल के होश उड़ जाते हैं। फिर वो वेन से बार बार एक ही सवाल पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। वेन जवाब देती है कि मेरी कुछ मजबूरी है, इसलिए तुम्हें अपने पति को बचाने के लिए इस्तीफा देना ही होगा, और इतना कहकर वेन वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम एबिगेल को देखते हैं जो ब्रिटिश राज्य के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल लिविंगस्टन के पास जाती है और बताती है कि हमने वेन से जिस रेस्क्यू मिशन की हेल्प मांगी थी उस मिशन को रोक दिया गया है। हमारे डॉक्टर्स की एक टीम अभी भी फ्रेंच गुयाना में फंसी हुई है। मैंने अपने एजेंट थॉमस को किडनैपर का पीछा करने के लिए कहा है ताकि हमें उनकी लोकेशन पता रहे। फिर एबिगेल ये भी बताती है कि डॉक्टर्स की टीम में उसका पति एलेक्स भी शामिल है, इसलिए वो इस मामले को लेकर काफी ज्यादा गुप्त तरीके से काम कर रही है। दूसरी तरफ वेन वीडियो के सिलसिले में बात करने के लिए अपने सौतेले बेटे मैथ्यू के घर पर जाती है, लेकिन वहां पर मैथ्यू की गर्लफ्रेंड सिस्किया पहले से ही मौजूद थी। गंभीर हालातों को देखते हुए मैथ्यू उसे घर से जाने के लिए कहता है। फिर वेन उसको बताती है कि कोई मुझे हमारी वाशिंगटन वाली वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ये बात सुनने के बाद मैथ्यू को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचता है। फिर वो पूछता है कि आखिर ब्लैकमेलर आपसे चाहता क्या है। फिर वेन कहती है कि वो लोग एबिगेल को प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन देने की मांग कर रहे हैं। मैंने उसकी हेल्प करने के लिए एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया था, उसी को रोकने के लिए उन्होंने मुझे वीडियो भेजकर ब्लैकमेल किया। मैं वीडियो वाली बात तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं बता सकती, इसलिए बस तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। मैथ्यू कहता है ठीक है, आप मुझे अपना फोन दे दीजिए। मेरा एक दोस्त है जो आपके फोन को चेक करने के बाद शायद किडनैपर के बारे में कुछ पता लगा सके। अगले सीन में हम फिर से लिविंगस्टन को देखते हैं जो एबिगेल से पूछता है कि आखिर वेन ने रेस्क्यू मिशन को रोका क्यों। फिर एबिगेल कहती है मैं नहीं जानती, लेकिन अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। फिर लिविंगस्टन जवाब देता है कि बिना वेन की इजाजत के ब्रिटिश मिलिट्री फ्रांस के अंदर कदम नहीं रख सकती, और ये बात सुनकर एबिगेल समझ जाती है कि अब उसको वेन को फिर से रेस्क्यू मिशन के लिए मनाना होगा। अगले सीन में हम एजेंट थॉमस को देखते हैं जो किडनैपर्स की कार का पीछा कर रहा था। किडनैपर को भी इस बात की भनक लग जाती है। फिर वो एक टनल के आगे जाकर अपनी गाड़ी को रोकता है और फिर थॉमस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन बाद में किडनैपर थॉमस के कंधे पर गोली मारकर उसको एलेक्स की टीम के साथ होस्टेज बनाकर अपनी कार में बिठा देता है। तभी किडनैपर का एक आदमी ब्रिटिश भाषा में उससे पूछता है कि आपने इस आदमी को मारा क्यों नहीं, लेकिन किडनैपर उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन ब्रिटिश भाषा को सुनने के बाद एलेक्स समझ जाता है कि उनकी टीम को किडनैप करने वाले लोग ब्रिटिश हैं। दूसरी तरफ एबिगेल कॉफी से पूछती है कि वेन कहां पर है। मैं उसको काफी देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही। फिर कॉफी उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि मैडम, हमारा एजेंट थॉमस कहीं गायब हो गया है। MI6 ने सैटेलाइट की हेल्प से उसकी कार की लोकेशन पता लगा ली है। कार तो वहां पर मौजूद थी, लेकिन थॉमस का कोई भी नामो निशान नहीं था। मुझे लगता है कि आज आपको कैबिनेट मीटिंग के अंदर सभी लोगों को इस मामले के बारे में बताना ही होगा, इसी में आपकी भलाई है। एबिगेल उसकी बातों को मान लेती है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग के अंदर वो डर की वजह से किसी को कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ सेल्वी जब एबिगेल के ऑफिस में जाती है तो वहां पर रखी एक रेस्क्यू मिशन की फाइल से उसको पता चल जाता है कि एलेक्स को छोड़ने के बदले किडनैपर्स की क्या मांग है। फिर थोड़ी ही देर में मीटिंग खत्म होने के बाद एबिगेल भी अपने ऑफिस में आ जाती है। फिर सेल्वी पूछती है कि किडनैपर आपसे क्या चाहता है। एबिगेल बताती है कि वो लोग चाहते हैं कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन दे दूं। अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो लोग एलेक्स की पूरी टीम को सही सलामत छोड़ देंगे, लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि उनके डर से अपने देश को ही धोखा दे दूं। एलेक्स ने हमेशा ही मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सपोर्ट किया है।
और इस वक्त वो भी यही सोच रहा होगा कि मैं किडनैपर से लड़ूं और इस मामले को सुलझाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालूं। तुम मुझे बस थोड़ा वक्त दो, मैं वादा करती हूँ कि एलेक्स को सही सलामत वापस ले आऊंगी। फिर सेल्वी गुस्से में कहती है कि अगर पापा को कुछ भी हो गया तो आप ही उसकी जिम्मेदार होंगी और मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं किडनैपर्स एलेक्स के साथ साथ उसके सभी लोगों को एक रूम के अंदर लाकर बंद कर देते हैं। फिर आंख से पट्टी हटाने के बाद वो लोग एलेक्स से पूछते हैं कि आखिर ये आदमी कौन है जिसको इन लोगों ने पकड़ा है। फिर एलेक्स बताता है कि जरूर एबिगेल ने ही इस आदमी को हमारी हेल्प के लिए भेजा होगा। फिर वो पास में पड़ी मेडिकल किट से सामान निकालकर थॉमस का इलाज करने लगता है, लेकिन तभी उसकी साथी कहती है कि किडनैपर्स आपस में ब्रिटिश भाषा बोल रहे थे, यानी कि वो लोग ब्रिटिश हैं। एलेक्स कहता है जरूर ये लोग एबिगेल को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगले सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं जो वीडियो की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। तभी उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड सिस्किया का फोन आता है। वो मैथ्यू से कहती है कि तुम्हारी माँ के कुछ लोग मेरा बहुत देर से पीछा कर रहे हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारी माँ कल रात को किस वजह से तुम्हारे घर आई थी? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। फिर मैथ्यू बताता है कि मेरी सौतेली माँ के साथ कुछ समय के लिए अफेयर चल रहा था। उस समय जब मैं इलेक्शंस में उनका हाथ बटा रहा था, हमारे बीच नजदीकियां बढ़ गई, लेकिन बाद में मैंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया और अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। सिस्किया को मैथ्यू पर भरोसा था, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ कॉफी एबिगेल के पास जाकर कहता है कि मैडम आपको कैबिनेट मीटिंग के अंदर सच का खुलासा कर देना चाहिए था, लेकिन एबिगेल जवाब देती है कि अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, पहले मुझे वेन से बात करके इस मामले का हल निकालना होगा, तभी मैं आगे कोई फैसला ले पाऊंगी। फिर वो वेन के साथ एक इवेंट को अटेंड करती है। वहाँ वो वेन को कहती है कि आपकी जो भी शर्तें हैं मैं उनको मानने के लिए तैयार हूँ, बस आप कुछ भी करके एलेक्स को वापस लाने में मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन वेन कहती है कि अब मुझे आपसे कोई भी सौदा नहीं करना। ये बात सुनने के बाद एबिगेल उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि बस आप ही मेरी हेल्प कर सकती है। लेकिन वेन एबिगेल की हालत देखकर कहती है ठीक है, मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगी। अगले सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं जो वेन के पास आकर उसको कहता है कि मैंने अपनी दोस्त की हेल्प लेकर आपका फोन चेक करवाया था, लेकिन उसको तो कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि किडनैपर ने डार्क वेब के जरिए वीडियो भेजा था। मैंने आपका काम करने की कोशिश की, इसलिए आप मुझसे और सिसिया से दूर ही रहना। और ये कहकर मैथ्यू वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम सेल्वी को अपने नाना मैक्स के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। मैक्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और इसीलिए वो पिछले कुछ महीनों से हॉस्पिटल के अंदर ही भर्ती है। सेल्वी को परेशान देखकर मैक्स पूछता है कि बेटा आखिर तुम किस बात में उलझी हुई हो, प्लीज मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊं। फिर सेल्वी अपने पापा को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और मैक्स को कहती है कि पापा को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और अब वो पापा को जिंदा छोड़ने के बदले मम्मी को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाना चाहते हैं। जब मैक्स ये बात सुनता है तो उसको भी झटका लगता है। दूसरी तरफ एबिगेल लिविंगस्टन और वेन के साथ कंट्रोल रूम में खड़ी होकर किडनैपर के फोन का इंतजार कर रही थी क्योंकि 1 बज गया था। तभी थोड़ी ही देर में एबिगेल की टीम के पास किडनैपर की वीडियो कॉल आती है। कॉल कनेक्ट होते ही एबिगेल को एलेक्स और उसकी पूरी टीम कुर्सी पर बैठी दिखाई देती है। किडनैपर एलेक्स के जरिए एबिगेल से पूछता है कि तुम्हारा फैसला क्या है। फिर एबिगेल कहती है मुझे सोचने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। फिर किडनैपर कहता है तुम्हें बस रिजाइन देना है, इसके बदले हम तुम्हारे सभी लोगों को सही सलामत छोड़ देंगे। लेकिन तभी एलेक्स गुस्से में कहता है कि एबिगेल तुम्हें इन लोगों के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं, तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे, वैसे भी इन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है। ये बात सुनकर एबिगेल थोड़ा हैरान हो जाती है। अब उसने ऐसा क्यों कहा ये हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि एलेक्स इसके आगे कुछ और बोल पाता इससे पहले ही सेल्वी कंट्रोल रूम के बाहर पहुंच जाती है और अंदर आने की जिद करने लगती है। फिर आयशा उसको समझाती है कि अंदर बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है, तुम कुछ देर बाद आकर अपनी माँ से बात कर सकती हो। जब आयशा कंट्रोल रूम का गेट खोलकर अंदर जा रही थी तो सेल्वी बाहर से ही एलेक्स को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी किडनैपर गुस्से में आकर एलेक्स की टीम के एक आदमी को मार डालता है और ये देखकर कंट्रोल रूम में अफड़ा तफड़ी मच जाती है और वो वीडियो कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये सब कुछ देखकर सेल्वी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर एबिगेल उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सेल्वी तो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। फिर वेन एबिगेल से बात करके उसको हौसला देती है और बताती है कि कोई मुझे मेरी एक वीडियो भेजकर ब्लैकमेल कर रहा है, इसी वजह से मैंने रेस्क्यू मिशन को रोक दिया था। फिर एबिगेल वीडियो के बारे में पूछती है, लेकिन वेन उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर एबिगेल कहती है कि एलेक्स ने वीडियो कॉल में कहा था
कि वो लोग हमें धोखा दे रहे हैं। धोखा वही इंसान देता है जो हमारे करीब हो, यानी कि किडनैप करने वाले जरूर ब्रिटिश राज्य के ही हैं। फिर वेन कहती है कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो लोग मुझे पूरे तरीके से बर्बाद कर देंगे। और इतना कहने के बाद वो कमरे से बाहर चली जाती है। फिर एबिगेल भी अपने ऑफिस में चली जाती है। वहां एक रिपोर्टर आकर उसको बताता है कि आपके पति एलेक्स के किडनैप होने की बात मीडिया में फैल चुकी है और कल सुबह तक ये खबर हर अखबार में छप जाएगी, इसलिए जो भी बात है आप मुझे सच सच बता दीजिए। लेकिन एबिगेल उसको कुछ भी नहीं बताती। फिर वो कॉफी को कहती है कि वक्त आ चुका है, हमें जनता को सारी सच्चाई बतानी होगी। तभी रात होते ही एबिगेल एक लाइव न्यूज प्रोग्राम का इंतजाम करती है और वहां पर सभी को एलेक्स वाले मामले के बारे में बता देती है। दूसरी तरफ वेन को उस न्यूज प्रोग्राम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी उसकी पर्सनल असिस्टेंट एड्रीना वहां पर आकर टीवी ऑन करती है। एबिगेल की बात सुनकर वेन हैरान रह जाती है, क्योंकि लाइव न्यूज में एबिगेल सब कुछ सच सच बता रही थी। फिर वो वेन के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरे साथ साथ कोई फ्रांस की प्रेसिडेंट को उनकी एक पर्सनल वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है, इसीलिए उनको अपने रेस्क्यू मिशन को रोकना पड़ा। फिर न्यूज वाले एबिगेल से उस वीडियो के बारे में पूछते हैं, लेकिन एबिगेल को तो खुद उस वीडियो के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ एड्रीना चुपचाप एक रूम में जाकर किसी आदमी को फोन करती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये खुद किडनैपर के साथ मिली हुई है। एड्रीना कहती है कि हमने एबिगेल को कमजोर समझा, लेकिन वो हमसे एक कदम आगे की सोचती है। फिर किडनैपर कहता है कि अब हमें और भी बड़ा कदम उठाना होगा, इसलिए मैं वापिस से घर आ रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो किडनैपर है कौन और वो एबिगेल के साथ ये सब क्यों कर रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम एबिगेल को देखते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर एलेक्स के मामले की बात कर रही थी। तभी ओलिवर पार्लियामेंट में चिल्लाकर कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शायद ये नहीं जानती कि ब्रिटिश राज्य में दवाइयों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, जिसकी वजह से आज 5 साल का एक मासूम बच्चा अस्थमा की दवाई ना मिलने पर मारा गया। ये बात सुनने के बाद एबिगेल कहती है कि आप लोग बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। अगले सीन में हम वेन को देखते हैं, जो अपने पति एलियास के साथ थी, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो वेन से पूछता है कि क्या कोई सच में तुम्हें वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है। वेन जवाब देती है हाँ, उन लोगों के पास मेरा एक पुराना वीडियो है। फिर एलियास पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि उस वीडियो के अंदर तुम्हारे साथ कौन था। फिर वेन घबराते हुए जवाब देती है कि वीडियो के अंदर तुम्हारा बेटा मैथ्यू था। वॉशिंगटन की ट्रिप के दौरान काम के स्ट्रेस की वजह से हम दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे और हम दोनों से ही गलती हो गई, लेकिन बाद में मैंने मैथ्यू से रिश्ता तोड़ दिया। एलियास कहता है क्या एबिगेल इसके बारे में जानती है, लेकिन वेन जवाब देती है कि एबिगेल को बस इतना ही पता है कि कोई मुझे मेरे पर्सनल वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं जानती। अब मैं उससे हेल्प लेने वाली हूँ ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर मुझे ब्लैकमेल कौन कर रहा है और इसके बदले शायद मुझे उसके साथ सौदा करना पड़ेगा, लेकिन बस यही एक तरीका है जिससे हम ब्लैकमेल करने वाले इंसान तक पहुंच सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं थॉमस एलेक्स को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि एबिगेल अब हमें बचा पाएगी, हमें खुद ही यहाँ से भागने के लिए कोई प्लान बनाना होगा। एलेक्स को उसकी बात सही लगती है, इसलिए वो अपने साथियों को कहता है कि हमें थॉमस की बात माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ कॉफी एबिगेल के पास आकर उसे बताता है कि वेन आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। तभी कुछ ही देर में वेन एबिगेल के पास पहुँच जाती है और कहती है कि तुमने टीवी पर जो अनाउंसमेंट की है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, हम लोग और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। फिर एबिगेल कहती है कि आपने मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर वेन एबिगेल के साथ एक सौदा करती है और कहती है कि अगर तुम उस इंसान का पता लगा लोगी जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है तो मैं एलेक्स का रेस्क्यू मिशन फिर से शुरू कर दूंगी। अब तुम अपने किसी खास आदमी के जरिए फ्रांस और ब्रिटिश राज्य के सभी ऑफिसर्स की जांच करो और पता लगाओ कि क्या उनमें से कोई हमें धोखा दे रहा है। एबिगेल जवाब देती है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एलेक्स के रेस्क्यू मिशन के साथ साथ दवाइयों की भी जरूरत है। अगर आप मुझे वो दे दोगी तो मैं आज से ही ब्लैकमेल करने वाले इंसान को ढूंढना शुरू कर दूंगी। अब वेन के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसे एबिगेल की बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं एबिगेल अपनी सबसे भरोसेमंद ऑफिसर आयशा को
एक लिस्ट देती है और उसके अंदर फ्रांस और ब्रिटिश राज्य के सभी बड़े ऑफिसर्स के नाम लिखे हुए थे। वो आयशा को कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम इन सभी लोगों की अच्छे तरीके से जांच करो और खासकर इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड की। अगर तुम्हें किसी पर भी शक हो तो तुम फौरन उस इंसान के बारे में मुझे बताओगी और ध्यान रखना तुम्हारे अलावा किसी को भी इस लिस्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ एड्रीना वेन के पास आती है और बताती है कि मैडम, मीडिया वाले हमसे वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं, हमें उसका क्या जवाब देना होगा। फिर वेन कहती है कि तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। फिर वो एड्रीना को ये भी बताती है कि हम अमेरिका की हेल्प लेकर एलेक्स की टीम को बचाने के लिए फिर से एक रेस्क्यू मिशन शुरू करेंगे। दूसरी तरफ वो किडनैपर भी इंग्लैंड पहुंच गया था। तभी एड्रीना उसके पास कॉल करती है और बताती है कि वेन अमेरिका के साथ मिलकर एलेक्स को बचाने के लिए 8 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू मिशन शुरू करने वाली है। तुम्हें उन लोगों को जल्द से जल्द किसी और जगह पर शिफ्ट करना होगा। दूसरी तरफ एबिगेल कैबिनेट मीटिंग में सभी से माफी मांगती है क्योंकि उसने एलेक्स के किडनैप होने की बात सभी से छुपा कर रखी। तभी एक कैबिनेट मेंबर डैन एबिगेल को कहता है कि जिस 5 साल के बच्चे की मौत हुई है उसका वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, आप उसके लिए क्या करने वाली हो। फिर एबिगेल जवाब देती है कि उस बच्चे की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने वेन से दवाइयों को लेकर एक सौदा किया है, जल्द ही हमारे यहाँ पर दवाइयों की कमी पूरी हो जाएगी। फिर एबिगेल अपने पिता मैक्स से मिलने के लिए घर आती है, जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर खुद ही एबिगेल के घर पर पहुंच गए थे और वो यहाँ उसको समझाने के लिए आए थे। तभी सेल्वी को कमरे से बाहर भेजकर मैक्स एबिगेल को कहता है कि तुम्हें एलेक्स को जल्द से जल्द वापस लाना होगा, तुम्हारे लिए काम से ज्यादा जरूरी परिवार होना चाहिए। लेकिन एबिगेल कहती है कि आपने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। फिर मैक्स कहता है कि इस वक्त हालात थोड़े अलग हैं, इसलिए तुम्हें रिजाइन देकर किडनैपर की बात मान लेनी चाहिए। एबिगेल जब ये बात सुनती है तो वो मैक्स से लड़ना शुरू कर देती है। फिर गुस्से में मैक्स कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एलेक्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वेन और एलियास मैथ्यू के घर पर आते हैं और देखते हैं कि वहां पर सिस्किया भी मौजूद है। फिर एलियास उससे पूछता है कि क्या तुम वेन और मैथ्यू के रिश्ते के बारे में जानती हो। सिस्किया जवाब देती है हाँ, मुझे मैथ्यू ने सब कुछ बता दिया। फिर वो सभी को बताता है कि मीडिया वाले हम पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हम इस मुश्किल घड़ी में क्या करेंगे। मेरे हिसाब से हम सब लोगों को चर्च जाना चाहिए, यही सबसे सही फैसला होगा, इससे हमारी इमेज पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन मैथ्यू कहता है आप मेरा परिवार नहीं है, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब इससे एक बात तो साफ हो ही जाती है कि मैथ्यू और एलियास की बिल्कुल भी नहीं बनती। फिर वेन कहती है कि मैं भी चर्च नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे एबिगेल के साथ एक जरूरी मीटिंग करनी है। फिर वो एबिगेल के पास पहुंच जाती है जहां पर आयशा भी मौजूद थी। फिर वो एबिगेल को बताती है कि मैंने हर एक ऑफिसर को अच्छे से चेक करवाया है, लेकिन मुझे कोफी के साथ एक अजीब बात लगी। अभी कुछ दिनों पहले ही कोफी ने एक नकली अमेरिकन कंपनी के नाम पर एक बैंक अकाउंट खोला, जिसके अंदर कहीं से 72,000 पाउंड की पेमेंट आई और पेमेंट आने के बाद उसे तुरंत निकाल लिया गया। तब से लेकर आज तक उस अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अब एबिगेल और आयशा दोनों को भरोसा था कि कोफी ब्रिटिश सरकार को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन उन्हें एक बात बहुत ही अजीब लगती है कि कोफी ने इस अकाउंट के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया। अब एबिगेल आगे कुछ और बोल पाती, इससे पहले ही वेन कहती है कि हमारी मिलिट्री टीम 5 मिनट के अंदर अंदर एलेक्स की लोकेशन पर पहुंचकर उनको रेस्क्यू कर लेगी। फिर वो दोनों फौरन कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। तभी थोड़ी ही देर में वहां पर एड्रीना और कोफी भी आ जाते हैं। फिर वेन उन्हें बताती है कि मैंने सभी से झूठ बोला था, हम अमेरिका के साथ मिलकर रेस्क्यू मिशन शुरू नहीं कर रहे। दरअसल फ्रांस की मिलिट्री टीम रेस्क्यू मिशन को अंजाम देगी और वो लोग बस 5 मिनट के अंदर मिशन शुरू करने वाले हैं। ये बात सुनकर एड्रीना के होश उड़ जाते हैं। फिर वो फौरन कंट्रोल रूम से बाहर जाकर किडनैपर के पास फोन करती है और बताती है कि वेन ने हमें उल्लू बनाया, जो कि मिशन को 8 घंटे बाद शुरू करने वाली थी, लेकिन अब वो मिशन को 5 मिनट बाद ही शुरू करने वाली है। तुम्हें जल्दी से जल्दी एलेक्स की पूरी टीम को कहीं और शिफ्ट करना होगा। और इतना कहकर वो फोन काट देती है। तभी हम देखते हैं कि कोफी ने पीछे से आकर उसकी सारी बातें सुन ली थी। फिर वो एड्रीना की तलाशी लेने के लिए फौरन 2 ऑफिसर्स को फोन करके अपने पास बुला लेता है। दूसरी तरफ वो किडनैपर अपने आदमियों को फोन करके बताता है कि फ्रांस के फौजी हमारे अड्डे पर पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए तुम जल्दी से एलेक्स की टीम को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाओ। फिर किडनैपर के आदमी सभी को ही एक ट्रक के अंदर बिठाने लगते हैं। तभी एलेक्स गिरने का नाटक करता है और अपनी आंख से पट्टी हटाकर उन लोगों पर हमला कर देता है।
फिर थॉमस भी फौरन एक आदमी से उसकी गन छीन लेता है और बाकी लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो लोग सारे आदमियों पर हावी हो जाते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स और उसके साथी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आकर एलेक्स के साथी पर गोली चला देता है। अब वो एलेक्स को भी मारने वाला था, लेकिन इतने में पीछे से फ्रांस के फौजी आ जाते हैं और एलेक्स को बचा लेते हैं। एबिगेल ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो फौरन भागती हुई सेल्वी के पास पहुंच जाती है और उसकी बात एलेक्स से करवाती है। तभी कुछ देर बाद कोफी वहां आता है और वेन और एबिगेल को बताता है कि जिस जासूस को आप लोग ढूंढ रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि एड्रीना है। वो ही किडनैपर के साथ मिली हुई थी। एबिगेल कोफी से एड्रीना का फोन लेकर कहती है कि आप इस मामले की जांच नहीं करेंगे, मैं MI6 एजेंसी को ये काम सौंप रही हूँ। ये बात सुनकर कोफी पूछता है कि मैडम क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? फिर एबिगेल जवाब देती है कि मुझे आपके सीक्रेट बैंक अकाउंट के बारे में पता चला है, अब आप पर भी कार्रवाई होगी और अगर आप निर्दोष निकले तो ही आप काम पर वापस आ पाओगे। मैं आपको कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर रही हूँ। अब कोफी अपनी तरफ से सफाई देना चाहता था, लेकिन एबिगेल उसका ID कार्ड लेकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अगले सीन में हम उस किडनैपर को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ एक नकली पुलिस वाला बनकर सड़क किनारे हो रही एक रैली में पहुंच जाता है। उस रैली में लोग उस 5 साल के बच्चे के लिए आंदोलन कर रहे थे जो दवाइयों की कमी की वजह से मारा गया। किडनैपर उस रैली में पहुंचकर जानबूझकर हंगामा करना शुरू कर देता है ताकि वो एबिगेल की इज्जत को जनता के सामने और खराब कर सके। वहीं दूसरी तरफ वेन अपने पति के मनाने पर उसके साथ चर्च में आ जाती है। फिर जैसे ही वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो मीडिया वाले उस वीडियो को लेकर सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वेन उनके हर एक सवाल को नजरअंदाज कर देती है कि फ्रांस मिलिट्री ने बहादुरी दिखाकर एबिगेल के पति एलेक्स को बचा लिया है। उस समय एबिगेल भी अपने ऑफिस में बैठकर वेन की लाइव न्यूज देख रही थी, लेकिन तभी आयशा उसके ऑफिस में आती है और कहती है कि मैडम मुझे आपको एक जरूरी चीज दिखानी है। फिर एबिगेल जल्दी से कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि शहर के अंदर दंगे फसाद की वजह से बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ मैथ्यू जब अपने काम से घर लौटता है तो देखता है कि उसको सिस्किया कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसका लैपटॉप वहीं पर पड़ा हुआ है। लैपटॉप पर कुछ मैसेज आए हुए थे जिनमें एक अनजान आदमी सिस्किया को कह रहा था कि अब आगे का प्लान तुम्हें ही संभालना होगा। उन मैसेजेस में एक हॉस्पिटल का भी एड्रेस था। अब मैथ्यू ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर सिस्किया गई कहां पर होगी। दूसरी तरफ एबिगेल अपने स्टाफ से बात कर रही थी, तभी एड्रीना से जब्त किए गए फोन पर किसी अननोन नंबर से फोन आता है। फोन उठाते ही एबिगेल समझ जाती है कि वो किडनैपर से बात कर रही है। फिर किडनैपर उसको कहता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि तुम एलेक्स को बचा लोगी, लेकिन तुमने वो कर दिखाया। फिर एबिगेल गुस्से में जवाब देती है कि तुम हमसे ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाओगे। हमने तुम्हारी जासूस को भी पकड़ लिया है और जल्दी ही हम तुम्हें भी पकड़ लेंगे। फिर किडनैपर कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, और बात रही मेरे जासूसों को पकड़ने की, तो मेरा जासूस सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। तुम ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं हार गया हूँ, असली खेल तो अब शुरू होगा। और इतना कहकर किडनैपर फोन काट देता है। दूसरी तरफ सिस्किया एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। फिर वो एबिगेल के पिता मैक्स के रूम में आकर उनको एक इंजेक्शन देकर मार देती है, और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिस्किया भी उस किडनैपर के लिए ही काम करती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं लोगों में आक्रोश बढ़ा हुआ था, इसलिए वो सभी प्रोटेस्ट पर उतर आए थे, और ऊपर से अभी तक दवाइयों की कमी को भी पूरा नहीं किया गया था। इसलिए लोग चाहते हैं कि एबिगेल को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाए। तभी लोग ब्रिटिश होम सेक्रेटरी माइकल को प्रोटेस्ट के दौरान बुरे तरीके से पीट देते हैं, और इसके पीछे भी किडनैपर का ही हाथ था, क्योंकि वो प्रोटेस्ट में शामिल होकर सभी लोगों को भड़का रहा था कि होम सेक्रेटरी एबिगेल की तरफ है। अगले सीन में हम देखते हैं एबिगेल हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, और अब वो अपने पिता की मौत की वजह से टूट चुकी थी। तभी आयशा उसे बताती है कि मैडम होम सेक्रेटरी के ऊपर जनता ने हमला कर दिया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है। अब थोड़ी ही देर में कैबिनेट मीटिंग शुरू होने वाली थी, इसलिए एबिगेल जल्दी से वहां पहुंच जाती है। फिर वहां डैन उसे बताता है कि माइकल की हालत बहुत ज्यादा खराब है और अब जनता चाहती है कि आप प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दो। आपने अभी तक दवाइयों के मामले पर भी कोई फैसला नहीं लिया है, और तो और कैबिनेट मेंबर्स में से बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि आप रिजाइन दे दें। एबिगेल सभी को समझाती है कि जिन लोगों से मैं इस वक्त लड़ रही हूँ वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। उन्होंने ही हमारे देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा देना पड़े। मेरे पिता को भी शायद उन्हीं लोगों ने मरवाया है।
अब मैं उन लोगों को किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगी, इसलिए मैं रिजाइन नहीं देने वाली। तभी पास में बैठा एक कैबिनेट मेंबर एबिगेल को समझाता है कि जब तक अगले चुनाव नहीं हो जाते तब तक हमने डैन को आपकी जगह पर प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला लिया है। फिर एबिगेल गुस्से में कहती है कि जिसको जो करना है वो कर ले, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। फिर जब मीटिंग खत्म होने के बाद एबिगेल अपने ऑफिस में जाती है तो आयशा उसको टीवी ऑन करके बताती है कि वेन का पर्सनल वीडियो हर न्यूज चैनल पर वायरल हो गया है और ये देखकर एबिगेल के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ मैथ्यू अपने घर पर आराम से सो रहा था, तभी उसके फोन पर काफी सारे मैसेजेस आते हैं। फिर वो जल्दी से उठकर अपने घर के बाहर देखता है जहां बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े थे। फिर अपना फोन चेक करने पर मैथ्यू को पता चल जाता है कि उसका वीडियो वायरल हो गया है। फिर वो जल्दी से अपना जरूरी सामान लेकर घर के पीछे वाले रास्ते से भाग जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि किडनैपर भी उसका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ वेन और एलियास उस वीडियो को लेकर आपस में लड़ रहे थे। फिर वेन उसको कहती है कि अब मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। ये बात सुनकर एलियास कहता है कि अगर तुमने मुझे डिवोर्स दिया तो तुम्हारा सारा पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा, तुम मेरी वजह से ही इस मुकाम पर पहुंची हो। फिर वेन कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर पहुंची हूँ, इसलिए तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन मुझे डिवोर्स चाहिए। और इतना कहकर वेन इलियास के ऑफिस से चली जाती है। दूसरी तरफ एबिगेल कॉफी के घर पर जाती है और बताती है कि मुझे आपके बैंक अकाउंट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। बजट आने के 3 दिन पहले ही आपको एक टैक्स फ्रॉड केस के बारे में पता चल गया था और उसी पैसे का इस्तेमाल करके आपने अपने सीक्रेट बैंक अकाउंट के अंदर 72,000 पाउंड का ट्रांजैक्शन किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो पैसे आपने किस जगह इस्तेमाल किए? फिर कॉफी बताता है कि मैंने उन पैसों को अपनी पत्नी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया और मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। फिर एबिगेल कॉफी से कहती है कि डैन मुझे प्राइम मिनिस्टर पद से हटाना चाहता है और कई सारे कैबिनेट मेंबर्स उसी का साथ दे रहे हैं। अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं रिजाइन दे दूं या फिर वो लोग वोट करके ही इस बात का फैसला लें। मैं आपसे हेल्प मांगने के लिए आई हूं क्योंकि मुझे लगता है कि शायद डैन भी उस किडनैपर के लिए ही काम करता है, क्योंकि वो दोनों ही मुझे प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाना चाहते हैं। अब आप डैन की अच्छे से छानबीन कीजिए और पता लगाइए कि क्या वो सच में किडनैपर के साथ मिला हुआ है। फिर कॉफी कहता है ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं एलेक्स भी अब अपने देश में वापस आ गया था। फिर घर जाने से पहले उसका हेल्थ चेकअप किया जाता है। इतने में वहाँ पर एबिगेल और उसकी बेटी सेल्वी भी पहुँच जाते हैं और वो सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर सारे चेकअप होने के बाद एबिगेल एलेक्स को लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैथ्यू को देखते हैं जो एक जगह पर रुककर सिस्किया के लैपटॉप को चेक करने लगता है। फिर लैपटॉप के अंदर उसको खुद की बहुत सारी तस्वीरें और वेन वाली वीडियो भी मिलती है। फिर वो समझ जाता है कि वीडियो को वायरल करने के पीछे सिस्किया का ही हाथ है। उस समय वो किडनैपर मैथ्यू को दूर खड़ा खड़ा देख रहा था। तभी उसके पास सिस्किया का फोन आता है और वो कहती है कि वेन एड्रीना से पूछताछ करने के लिए एम्बेसी आई है। ये बात सुनते ही किडनैपर कहता है कि अगर एड्रीना ने हमारे बारे में वेन को बता दिया तो इससे हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए तुम जल्दी से उसको मार दो। लेकिन सिस्किया ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास किडनैपर की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। तभी वेन एड्रीना के सामने बैठकर उससे सवाल पूछती है कि आखिर तुमने अपने देश को धोखा क्यों दिया। एड्रीना जवाब देती है कि मैंने नहीं बल्कि आपने देश को धोखा दिया है। पहले आप हमेशा सही चीज के लिए आवाज उठाती थी, लेकिन अब आप बदल चुकी हैं। आपकी वजह से फ्रांस की सरकार में करप्शन बढ़ गया है और मैं ऐसे देश में अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। फिर वेन कहती है कि तुम मुझे इन सब बातों में मत उलझाओ, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम किस आदमी के लिए काम करती हो। अगर तुमने मुझे उसका नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जेल में डलवा दूंगी और तुम अपने बच्चों से कभी भी नहीं मिल पाओगी। एड्रीना कहती है कि मैं आपको उस आदमी का नाम तभी बताऊंगी जब आप मुझे एक बार अपनी फैमिली से मिलने दोगी। फिर वेन उसकी बात मान लेती है। फिर जब वेन उसको अपनी कार के पास ले जाने लगती है तो उस समय सिस्किया सामने वाली बिल्डिंग में से उस पर निशाना साधे हुई थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो एड्रीना को मारना नहीं चाहती थी और इसी गलती की वजह से उसका निशाना चूक जाता है। फिर सब लोग गोली की आवाज सुनकर फौरन वेन और एड्रीना को कार में बिठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वेन एबिगेल से मिलने के लिए जाती है और बताती है कि किसी ने एड्रीना को मारने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल मैंने उसको सही सलामत उसके घर पर भेज दिया है और जाने से पहले उसने मुझे बताया कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे शगन का हाथ है। मैं शगन से एक बार किसी पार्टी में मिली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो क्या काम करता है।
लेकिन अब मैं एक बात समझ गई हूँ कि वो हम दोनों को एक साथ काम करने से रोकना चाहता है। मैं तुम्हें दवाइयों की सप्लाई देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से मीडिया के सामने इस बात की घोषणा कर दो। फिर ये बात सुनकर एबिगेल उसको बताती है कि कैबिनेट मेंबर्स फिलहाल प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए वोटिंग कर रहे हैं। मेरे पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर वेन कहती है कि अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। अब एबिगेल कुछ भी करके सब कुछ सही करना चाहती थी, इसलिए वो वेन को कहती है कि ठीक है, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं घोषणा करने की तैयारी करती हूँ। फिर एबिगेल के जाते ही वेन के पास मैथ्यू का फोन आता है और वो बताता है कि मुझे आपसे सिस्किया के बारे में एक जरूरी बात करनी है। वेन कहती है तुम जल्दी से डाउनिंग स्ट्रीट आ जाओ, मैं वहीं पर हूँ। फिर मैथ्यू फौरन वहाँ पर पहुँच जाता है। अब वो किडनैपर, जिसका असली नाम शगन है, अभी भी मैथ्यू का पीछा कर रहा था। फिर वो एक नकली रिपोर्टर का आईडी कार्ड दिखाकर डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ एबिगेल मीडिया वालों के सामने आकर घोषणा करती है कि मैंने फ्रांस की प्रेसिडेंट के साथ समझौता किया है। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे देश में हर जगह पर जरूरी दवाइयों की सप्लाई शुरू हो जाएगी, इसलिए अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं खड़ा एक रिपोर्टर वेन से सवाल पूछता है कि दवाइयों के बदले आप हमारी प्राइम मिनिस्टर से किस चीज की मांग कर रही हो। फिर वेन जवाब देती है कि मैं उनसे किसी भी चीज की मांग नहीं कर रही, मैं सिर्फ हमारे दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करना चाहती हूँ। और इतना कहकर वो दोनों अंदर आ जाती हैं। तभी आयशा एबिगेल के पास आकर उसे बताती है कि मैडम कॉफी का फोन आया है, वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। फिर एबिगेल फौरन अपने ऑफिस में पहुंच जाती है। कॉफी उसको बताते हैं कि मैंने डैन की अच्छे से छानबीन की है और मुझे ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे हम उस पर शक कर सके। फिर एबिगेल उसे बताती है कि मुझे शगन नाम के एक आदमी के बारे में पता चला है। वेन का कहना है कि अभी तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे शगन का ही हाथ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में जल्दी से जल्दी सारी जानकारी इकट्ठा करें। और इतना कहकर वो फोन काट देती है। तभी थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट मेंबर्स अपना फैसला सुनाते हैं। एबिगेल को पता चलता है कि वो पूरे 22 वोटों के साथ प्राइम मिनिस्टर होने का अधिकार खो चुकी है। फिर वो जल्दी से इस बारे में वेन को भी बता देती है। एबिगेल को प्राइम मिनिस्टर के पद को खो देने का कोई भी गम नहीं था, क्योंकि उसने जनता की भलाई के लिए दवाइयों की कमी को पूरा करके अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा दी थी। फिर वेन मैथ्यू को एबिगेल से मिलवाती है। तभी मैथ्यू उन दोनों को सिस्किया के बारे में बताना शुरू करता है और सबसे पहले वो बताता है कि सिस्किया ने ही हमारी वीडियो को वायरल किया है। मुझे उसके लैपटॉप में वीडियो के साथ साथ मेरी और भी बहुत सारी तस्वीरें मिली है। इसका मतलब वो मुझ पर काफी दिनों से नजर रखे हुए थी। सिस्किया ने हमेशा ही मुझसे झूठ कहा कि उसका कोई भी सोशल अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त ने उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ढूंढ ली है जिसमें लिखा है कि वो 3rd बटालियन हाईलैंड गार्ड में काम किया करती थी। फिर आयशा जल्दी से उसका नाम अपने डेटा में चेक करके एबिगेल को बताती है कि मैडम 3rd बटालियन हाईलैंड गार्ड को अपने बजट की कमी के कारण बंद कर दिया गया था। बटालियन बंद होते ही सिस्किया को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। फिर मैथ्यू बताता है कि सिस्किया ने ही आपके पिता को भी मारा है। अब इस वक्त एबिगेल के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि आखिर सिस्किया अपने लैपटॉप को मैथ्यू के घर पर क्यों छोड़कर गई, और वो भी ऐसा लैपटॉप जिसके अंदर बहुत सारे सुराग थे, और ये जानते हुए भी कि वो इन सुरागों के कारण गुनहगार साबित हो सकती है। दरअसल ये सारा प्लान शगन का था। उसने लैपटॉप के अंदर पहले से ही एक बॉम्ब को फिक्स कर दिया था। फिर जैसे ही वो अपने फोन में कुछ नंबर डायल करके कॉल करता है, वैसे ही पूरी डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हर जगह अफड़ा तफड़ी मच जाती है। धमाका करने के बाद शगन फौरन वहां से निकल जाता है। तभी एलेक्स वहां आता है और हर जगह एबिगेल को ढूंढने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उसको एबिगेल घायल हालत में मिल जाती है और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो मरी नहीं बल्कि जिंदा थी। आयशा और मैथ्यू भी इस हादसे में बच गए थे, लेकिन वैन की जान चली गई थी। तभी सिक्योरिटी टीम जल्दी से एबिगेल की पूरी फैमिली को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं शगन बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी उसके पास एक आदमी का फोन आता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जनरल लिविंगस्टन था। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। लिविंगस्टन शगन से कहता है
कि हमने एक साथ मिलकर सब कुछ सही तरीके से प्लान किया था, लेकिन तुमने आखिर में पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। तुमने मेरी बिना इजाजत के डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट क्यों किया? फिर शगन कहता है कि मैं एबिगेल को मारना चाहता था, इसीलिए मुझे वो ब्लास्ट करना पड़ा। फिर लिविंगस्टन गुस्से में कहता है कि तुम्हारा निशाना चूक गया है, क्योंकि एबिगेल तो बिल्कुल सही सलामत है। अब उसे डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट में वेन मारी गई है, जिसकी वजह से पूरे फ्रांस में अफड़ा तफड़ी मच गई। ये बात सुनकर शगन के होश उड़ जाते हैं। तभी लिविंगस्टन उसको कहता है कि मैं कभी भी एबिगेल को मारना नहीं चाहता था, मैं बस उसको प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाना चाहता था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तुम फौरन ये देश छोड़कर अंडरग्राउंड हो जाओ, पीछे से मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर फोन काटते ही शगन सिस्किया से कहता है कि मुझे अपना मिशन पूरा करना है, तुम जल्दी से एबिगेल का पता लगाओ। अगले सीन में हम एबिगेल को देखते हैं, जो कि एक खुफिया जगह पर थी। वहां एलेक्स, सेल्वी और मैथ्यू भी थे। एबिगेल मैथ्यू से वेन के लिए सॉरी कहती है, लेकिन तभी वो टीवी में एक न्यूज देखते हैं कि नया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम डैन है, वो सभी के सामने आकर एक घोषणा करता है और कहता है कि जिसने भी डाउनिंग स्ट्रीट में बॉम्ब ब्लास्ट किया है, हम उसको जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। जनरल लिविंगस्टन हालातों को कंट्रोल में रखने के लिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। ये बात सुनकर एबिगेल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ इमरजेंसी के चलते देश में हर जगह सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री का ही कंट्रोल होगा। फिर वो जल्दी से आयशा के पास फोन करती है, जो कि डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर थी, और बताती है कि डैन ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, लेकिन मैं उसको रोकना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी से तुम सभी को इकट्ठा करके कॉफी के पास पहुंचो, वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। फिर आयशा को सारी बातें समझाने के बाद एबिगेल मैथ्यू और अपनी पूरी फैमिली को एक सुरक्षित जगह पर भेज देती है, ताकि उनकी जान को कोई भी खतरा ना हो। थोड़ी ही देर बाद कॉफी सभी के साथ एक सीक्रेट दरवाजे के जरिए एबिगेल के पास पहुंच जाता है। अब वो लोग शगन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तभी डेटा चेक करने पर एबिगेल को पता चलता है कि शगन 3rd बटालियन हाईलैंड गार्ड का कैप्टन था, और उसकी फोटो देखकर एबिगेल बताती है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले जब मैंने घोषणा की थी, तो ये आदमी मीडिया के अंदर भी मौजूद था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसने किस वजह से बॉम्ब ब्लास्ट किया। फिर एबिगेल अपने साथी से पूछती है कि शगन की रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है। फिर वो बताता है कि मैडम 2017 में शगन को बेलीज के अंदर पोस्टिंग की गई थी। बेलीज का नाम सुनते ही एबिगेल थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी आयशा उससे पूछती है कि बेलीज में क्या हुआ था। फिर एबिगेल बताती है कि वहां हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ था। उस वक्त मैं फॉरेन ऑफिस के अंदर जूनियर मिनिस्टर थी और मुझे फैसला लेने को कहा गया था। फिर मैंने फॉरेन मिलिट्री को लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें बेलीज से बाहर निकालने का ऑर्डर दिया। इस फैसले से कुछ ब्रिटिश लोगों की जान बच गई, लेकिन बहुत सारे लोग मारे भी गए। मेरे पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वही फैसला लिया। फिर एबिगेल का एक साथी कहता है कि मैडम, अगर आपके फैसले की वजह से शगन की जान बच गई, तो वो आपको मारना क्यों चाहता है? अब इस सवाल का जवाब किसी को भी नहीं पता था। फिर आयशा कहती है, जो काम शगन कर रहा है उसके लिए बहुत सारा पैसा और पावर होना जरूरी है। ये बात सुनकर एबिगेल कहती है कि रिपोर्ट के अंदर चेक करके बताओ कि शगन को किसने ब्लीज में पोस्टिंग दी थी। रिपोर्ट में जनरल लिविंगस्टन का नाम लिखा हुआ था, और ये बात पता चलते ही एबिगेल समझ जाती है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे लिविंगस्टन का ही हाथ है। अगले सीन में हम नए प्राइम मिनिस्टर डैन को डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर देखते हैं। तभी राज्य के अंदर जनता के साथ किए जा रहे बर्ताव को देखकर कैबिनेट मेंबर कैथी लिविंगस्टन से पूछती है कि क्या स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करना एक सही फैसला है। फिर लिविंगस्टन जवाब देता है कि देश में हो रही घटनाओं को देखकर जनता बहुत ज्यादा डर गई है, जिसकी वजह से वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करना जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लिविंगस्टन के जाते ही कैथी के पास एबिगेल का फोन आता है और वो उसे बताती है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे लिविंगस्टन का ही हाथ है। मैं कुछ ही देर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिस में पहुंच रही हूँ, लेकिन प्लीज आप इस बारे में किसी को भी मत बताना। अगले सीन में हम सिस्किया को देखते हैं। उसने एबिगेल की कार को ट्रैक करके एलेक्स और बाकी लोगों की लोकेशन का पता लगा लिया था। फिर वो शगन के पास आकर कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है, एबिगेल अपनी पूरी फैमिली के साथ यहीं पर छुपी हुई है, क्योंकि उसकी कार की लास्ट लोकेशन यहीं पर बता रही है। फिर शगन कहता है कि अब हमारा मिशन पूरा होने वाला है, इसलिए तुम्हें अब पीछे नहीं हटना। भूलना मत कि एबिगेल ने हमारी पूरी बटालियन को तबाह कर दिया था,
तभी कुछ ही देर में एबिगेल डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर पहुंच जाती है और वहां आकर वो डैन को बताती है कि जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो वो जनरल लिविंगस्टन है। उन्होंने अपने जूनियर ऑफिसर शगन के साथ मिलकर अपने ही देश को धोखा दिया है। ये सब सुनकर लिविंगस्टन कहता है कि मैं किसी शगन को नहीं जानता और तुम जो बोल रही हो वो सब झूठ है। मैंने हमेशा से ही अपने देश को सुरक्षित रखने की कोशिश की है, लेकिन तुमने बजट को कम करके हमारे देश की मिलिट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया और तुम्हारी वजह से ही हम बहुत कमजोर हो गए हैं। फिर एबिगेल कहती है कि जनता ने मुझे अपना प्राइम मिनिस्टर चुना, इसलिए उनकी भलाई के लिए जो भी सही था मैंने वही किया। फिर लिविंगस्टन गुस्से में कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, लेकिन एबिगेल अपनी बात पर ही अड़ी रहती है। फिर वो डैन को कहती है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ये देश के हालातों को तो संभाल लेंगे, लेकिन उसके बाद ये तुमको मिलिट्री का बजट बढ़ाने के लिए कहेंगे ताकि आने वाले 20-25 सालों के अंदर अंदर मिलिट्री खुद के फैसले खुद ले सके। लेकिन ऐसा करने से बाकी बजट खराब हो जाएगा, जिसके कारण देश के हालात और बिगड़ जाएंगे। फिर लिविंगस्टन एबिगेल को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लगातार अपनी बात आगे रखती जाती है और कहती है कि तुमने सिर्फ बजट की वजह से ही पूरे देश का नुकसान कर दिया है, और यही नहीं, तुमने मुझे मारने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट भी करवाया, जिसके अंदर वेन की भी जान चली गई। फिर लिविंगस्टन गुस्से में कहता है कि अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं एक लैपटॉप के अंदर बॉम्ब फिक्स नहीं करवाता। और ये बात सुनते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। डैन कहता है कि एबिगेल ने लैपटॉप का तो नाम लिया ही नहीं, फिर आपको इस बारे में कैसे पता चला? फिर लिविंगस्टन एकदम चुप पड़ जाता है। तभी डैन अपने ऑफिसर्स को कहता है कि लिविंगस्टन को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। फिर वहां खड़े ऑफिसर्स लिविंगस्टन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिस्किया शगन के साथ मिलकर घर के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को एक एक करके मार देती है। फिर वो किचन में आकर मैथ्यू और सेल्वी को बंदी बना लेती है। फिर शगन एलेक्स के पास पहुंचकर उसको पूछता है कि एबिगेल कहाँ है। एलेक्स कहता है तुम फिर से चूक गए, एबिगेल यहाँ पर है ही नहीं। फिर वो शगन को मारने के लिए हथियार उठाता है, लेकिन शगन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को पकड़ लिया है, इसलिए कोई भी गलती मत करना। ये बात सुनकर एलेक्स हथियार फेंक देता है। दूसरी तरफ डैन एबिगेल को बताता है कि मैंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी को हटा दिया है, अब सब कुछ एकदम सही चल रहा है। तभी एबिगेल के पास शगन का फोन आता है और वो बताता है कि मैं चाहता हूँ तुम मुझसे अभी की अभी आकर मिलो, वो भी अकेले। अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। एबिगेल के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो किसी को भी कुछ नहीं बताती और अकेले ही शगन से मिलने के लिए चली आती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैथ्यू को देखते हैं, जो चुपचाप अपने फोन में इमरजेंसी नंबर डायल करके कॉल कर देता है, लेकिन तभी सिस्किया को उस पर शक हो जाता है। फिर वो मैथ्यू को कहती है कि अपने हाथ आगे करो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमरजेंसी लाइन से कॉल कनेक्ट हो गया था। फिर सिस्किया उसका फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन सेल्वी मौका देखकर जमीन पर पड़ी गन उठाकर वहां से भाग जाती है। फिर सिस्किया मैथ्यू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाती क्योंकि उसको मैथ्यू से सच्चा प्यार हो गया था। तभी साइड में पड़े फोन से एक ऑफिसर की आवाज आती है कि हमने हथियारों के साथ एक टीम को आपकी लोकेशन पर भेज दिया है। और ये बात सुनकर सिस्किया के होश उड़ जाते हैं। अब मैथ्यू भी उससे प्यार किया करता था, इसलिए वो कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि पुलिस की टीम यहाँ पर आ जाए और तुम्हें पकड़ ले। फिर सिस्किया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इतने में एबिगेल भी घर के अंदर पहुँच जाती है और वो जल्दी से शगन के पास आकर उसको कहती है कि जैसे तुमने कहा मैंने वैसा ही किया, अब तुम मेरी फैमिली को जाने दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ मुझसे है, मेरे कारण जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं उसके लिए तुमसे माफी भी मांगती हूँ। फिर शगन गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम किस चीज के लिए माफी मांग रही हो? एबिगेल जवाब देती है, हाँ मुझे पता है कि मैं ब्लीज में तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसी के लिए माफी मांग रही हूँ। फिर शगन कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारे ऑर्डर पर मिलिट्री बहुत सारे लोगों को वहीं पर छोड़कर चली गई। उस समय मेरी पत्नी भी वहीं पर रह गई जो कि प्रेग्नेंट थी। मिलिट्री वालों ने उसको अपने साथ ले जाना जरूरी ही नहीं समझा और वो बेचारी बेवजह मारी गई। तुम्हारे एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये बात सुनने के बाद एबिगेल कहती है कि मैंने जो भी फैसला लिया उस वक्त एकदम सही था, लेकिन मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मेरे फैसले की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। फिर जब शगन एबिगेल को मारने लगता है तो एलेक्स उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। शगन अपने पास रखे चाकू से
के पेट पर वार कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है। अब इससे पहले कि शगन एबिगेल को मार पाता, सेल्वी पीछे से आकर उसके ऊपर गन तान देती है, लेकिन एबिगेल सेल्वी को समझाती है कि प्लीज तुम गन मत चलाना, क्योंकि अगर तुमने शगन को मार दिया तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। अब शगन एबिगेल की इस बात का फायदा उठाता है और वो जानबूझकर सेल्वी को गन चलाने के लिए भड़काने लगता है, ताकि मौके का फायदा उठाकर वो सेल्वी से उसकी गन छीन सके। लेकिन जैसे ही शगन ये कहता है कि मैंने तुम्हारे नाना को मारा था, तो सेल्वी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सच में उसके ऊपर गोली चला देती है। फिर शगन के मरते ही पुलिस वाले कमरे में भी पहुंच जाते हैं और वो सेल्वी को अरेस्ट कर लेते हैं। अब कहानी 1 महीना आगे जाती है, जहां हमें पता चलता है कि पुलिस वालों ने सेल्वी को छोड़ दिया है। अब एबिगेल फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई है और वो डाउनिंग स्ट्रीट में मीडिया वालों के सामने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।